तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं कायनात अंसारी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट बैठक की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कुल 11 प्रस्ताव आए, जिसमें गन्ना विभाग के 2 प्रस्ताव निरस्त किए गए। कैबिनेट में फैसला किया गया कि कोविड महामारी के कारण कई जगह भर्ती परीक्षा नहीं हो पा रही। इसके तहत युवाओं को भर्तियों में 1 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ये फैसला 30 जून 2022 तक लागू होगा। जो पहले फॉर्म भर चुके हैं उन्हीं अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत और लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को 1 साल आयु सीमा में छूट दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 11 प्रस्ताव आए, जिसमें गन्ना विभाग से संबंधित 2 प्रश्नों को विफल किया गया। शेष 1 प्रकरण पर मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया और 8 प्रकरणों पर मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया। जिसमें पहला जो कैंपा अधिसूचना के अंतर्गत प्राधिकरण की वार्षिक लेखा 13-14, 14-15, 15-16 और 2016-17 को विधानमंडल के पटल पर रखने की मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी देने का काम किया। और इसी बीच आ रही है एक बड़ी खबर का रुख करते हैं देहरादून से। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। आज थोड़ी देर में सीएम धामी दिल्ली के लिए होंगे रवाना। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का है कार्यक्रम। बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा। थोड़ी ही देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए होंगे रवाना। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का है कार्यक्रम। बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का है कार्यक्रम। इन मंत्रियों से करेंगे मुलाकात और क्या होगी बात, इस पर सभी की नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं। अब से कुछ ही देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज दिल्ली का दौरा, आज पहुंचेंगे दिल्ली और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का है कार्यक्रम। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, जरा बताएं क्या अपडेट है मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर। देखिए कायनात, जैसा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ से अभी कुछ ही देर में निकलने वाले हैं दिल्ली के लिए, जो कि बीजापुर गेस्ट हाउस से चलकर एयरपोर्ट जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से स्टेट प्लेन से दिल्ली आने की सूचना अभी मिल रही है। जी, तो अभी मुख्यमंत्री का काफिला कहाँ तक पहुंचा है और कौन कौन मुख्यमंत्री के साथ जो है इस दौरे पर रहने वाला है? देखिए अभी मुख्यमंत्री जी देहरादून से कुछ ही क्षणों में चलने वाले हैं, जो कि यहाँ से जौलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे, रवाना होंगे और वहां से फिर स्टेट प्लेन के थ्रू जो है दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। 7:30 बजे का वक्त उनका बताया जा रहा है। 7:30 बजे देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कैलाश मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर? कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की बात भी सामने आ रही है। आपसे हमारी बात पहले भी हुई थी जिसमें आपने बताया था कि रेल मंत्री से बातचीत हो सकती है, संभावित है। इसके अलावा भी क्या और दूसरे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी? देखिए कायनात, आपको बता दें कि लगातार मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है इस पर कोई कयासबाजी लगाना उचित नहीं है, क्योंकि नवनियुक्त मुख्यमंत्री है, युवा मुख्यमंत्री है और क्योंकि समय कम बचा हुआ है, 6 महीने का वक्त उत्तराखंड प्रदेश के पास उनके पास है और विकास की योजनाओं को लेकर वो रेल मंत्री से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि रेल मंत्री से उनकी मुलाकात होगी, क्योंकि मैंने
पहले भी आपको ये बताया था कि जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन लेकिन बिल्कुल कैलाश, जैसा आप बता रहे हैं कि वक्त बहुत कम बचा हुआ है विधानसभा चुनाव में, ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि विकास कार्यों पर बात तो करेंगे ही, लेकिन साथ में चुनावी रणनीति पर भी बात होना संभव है कि किस तरह से चुनावी बिगुल जो है वो फूंका जाए, कहां से शुरुआत हो। देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि लगातार उनका फोकस केवल विकास कार्यों पर है। मैंने आपको बताया कि जैसे कर्णप्रयाग ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल लाइन है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उत्तराखंड के लिए है, और उससे विकास की कई धुरियां उससे इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई है। तो उनका जो अभी तक जो हमें सूचना मिल रही है, उस सूचना के आधार पर उनकी जो मुलाकात हो रही है उसी कैलाश, जैसे आपने ये जिक्र किया कि जो कैलाश और कर्णप्रयाग, ये ऋषिकेश और कर्णप्रयाग ये जो रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा है, इससे कितना फायदा प्रदेश को होगा? कितने वक्त से इसको बातचीत हो रही थी इस प्रोजेक्ट को लेकर, और क्या लगता है अब गति मिलेगी इसे? बिल्कुल कायनात, मैं आपको बता दूं कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल लाइन प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें जो है गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक का जो बॉर्डर है उसको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं न कहीं पर्यटन से जुड़ी हुई काफी चीजों में उसका सहयोग प्रदेश को मिलेगा, जो कि बड़ी योजना है, और उसको किस तरीके से जल्दी पूरा किया जाए उस पर विचार विमर्श हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ ही देर में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और रेल प्रोजेक्ट को लेकर वो बातचीत कर सकते हैं केंद्रीय रेल मंत्री के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार रोड देहरादून स्थित एक स्थानीय वेडिंग पॉइंट में हरेला पर्व पर आयोजित वृक्षदान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने विधायकों एवं अन्य अतिथियों को वृक्षारोपण हेतु वृक्ष दिए और लोगों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करने को कहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 16 जुलाई को उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। हरेला पर्व के महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रकृति के संरक्षण के लिए हरेला पर्व के अवसर पर सभी को वृक्षारोपण करने का संकल्प लेना होगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, सीएम ने किए 3 अधिकारियों के तबादले। आईएएस राधा रतूड़ी को यूपीसीएल पिटकुल का बनाया गया अध्यक्ष। आईएएस अरविंद सिंह सोलंकी बने सतर्कता स्टाफ ऑफिसर और मुख्य सचिव अरुणेंद्र सिंह चौहान से हटाकर अपर सचिव मुख्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 3 अधिकारियों के विभाग बदले गए हैं। आईएएस अरविंद सिंह सोलंकी को सतर्कता स्टाफ ऑफिसर बनाया गया है। मुख्य सचिव अरुणेंद्र सिंह चौहान अपर सचिव मुख्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभाव संभालेंगे। पंकज पांडे हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। पंकज, जरा बताएं कैसे देखें इस प्रशासनिक फेरबदल को, क्या माना जाए? कायनात में बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस समय उत्तराखंड में सरकार में मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, उसी तरह अधिकारियों के भी तबादले हो रहे हैं, अधिकारी भी बदले जा रहे हैं। सरकार ये निर्धारित नहीं कर पा रही है कि किससे हम किस अधिकार पे रखें, कैसे किससे कौन से प्रशासन का कार्य करवाएं। तो इन सब चीजों को लेके इस समय जो है वो काफी ज्यादा लंबा फेरबदल का कार्य चल रहा है। जैसे कल ही 3 पीआरओ नियुक्त किए गए और आज दोपहर होते उनको फिर निरस्त कर दिया गया। तो इस तरीके से बहुत लंबा फेरबदल का कार्य चल रहा है। तो ये माना जाए कि अभी ये जो फेरबदल का कार्यक्रम है ये अभी और भी देखा जा सकता है, ये अभी यहीं खत्म नहीं होने वाला। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो भी अधिकारी रखे गए थे या जो नियुक्त किए गए थे उनको हटाया जा रहा है और नए अधिकारी नए मुख्यमंत्री के कार्यकाल में रखे जा रहे हैं, और इस तरीके से फेरबदल का कार्य जो लगा हुआ है वो निरंतर चल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये अंतिम जो है फेरबदल नहीं है, इसके आगे भी फेरबदल दिखाई दे सकते हैं, प्रशासनिक फेरबदल आगे भी हो सकते हैं। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के फ्री और सस्ती बिजली देने के दांव को अब उत्तराखंड में भी चलता देखा नजर आ रहा है। उत्तराखंड में भी चलता नजर आ रहा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस और आप ने वायदों की झड़ी लगा दी है। बीजेपी ने जहां जीतने के बाद
200 यूनिट बिजली हर महीने फ्री देने का वायदा किया है, तो वहीं आपने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया है। उधर कांग्रेस ने सबसे आगे बढ़ते हुए 400 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और सीनियर कांग्रेस लीडर हरीश रावत ने रविवार को कहा कि अगर उत्तराखंड का बजट भी दिल्ली के सालाना बजट के बराबर हो तो हम 400 यूनिट तक बिजली माफ करने के लिए तैयार हैं। तो कल उनके फिर बाइट आई है उनकी, कल उन्होंने जो है टीवी पे कहा है कि मैंने ये नहीं कहा था कि हम 100 यूनिट बिजली देंगे, बल्कि मैंने तो अधिकारियों से इस बारे में चर्चा और वार्ता करने की कोशिश की। तो हमारा सीधा सीधा ये आरोप है कि जिस प्रकार से इनके पूर्व मुख्यमंत्री बयान देने में माहिर हो रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि जनता चाह क्या रही है, ऐसे इनके मंत्री भी करने लग गए हैं। और आम आदमी पार्टी को देख करके आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय केजरीवाल जी का एक विजिट होने पर ये लोग बौखलाने लग गए हैं और ये 2022 में जनता इनको सबक सिखाएगी। जबकि जो आम आदमी पार्टी का विजन है वो हमारा विजन क्लियर है कि हम लोगों को जिस दिन हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, पहला काम हमारा लोगों को पर मंथ 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम होगा। तो फ्री बिजली देने का दावा और वादा जो है हर एक राजनीतिक दल कर रहा है। आम आदमी पार्टी के बाद बीजेपी ने किया और अब कांग्रेस भी उसी राह पर चल रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि 400 यूनिट बिजली देने की बात यहां पर कर दी गई है, लेकिन कहा गया है कि अगर बिजली के बराबर सालाना बजट उत्तराखंड का हो तो हम भी बिजली दे सकते हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और उसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर आओ। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनका लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। उत्तराखंड में लगातार विधायकों की हेकड़ी दिखाने का मामला सामने आ रहा है। अब वो चाहे सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हों या वो विपक्षी पार्टी के विधायक हों। बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा के बाद अब कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने भी अपनी हेकड़ी दिखाने की कोशिश की। विधायक जी आधी अधूरी जानकारी के साथ पुलिस थाने पहुंचे और पुलिस कर्मियों को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दी। उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे। बता दें कि जसपुर इलाके में पुलिसकर्मी द्वारा एक युवक युवती के साथ मारपीट का मामला सामने आ रहा था। हालांकि आपको बता दें कि आला अधिकारियों से बातचीत करने के बाद पता चला कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बात सिर्फ इतनी थी कि विधायक जी को तो बस अपनी विधायकी की हनक दिखानी थी। लेकिन अभी मुझे जानकारी मिली है, क्योंकि मैंने सीओ साहब से भी बात की, एडीसी साहब से भी की, आईजी साहब से भी। एडीसी साहब ने मुझे आश्वस्त किया कि एक के नाम एफआईआर दर्ज हुई है। उन्होंने बताया क्या सिपुर दर्ज हुई जो उनके द्वारा कहा गया और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा कहना यह है कि 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक जो पुलिस वाले उस बात को दबाना चाहते थे, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई चाहता हूं।
और रुड़की से आ रही एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस बीच आ रही रुड़की से ये बड़ी खबर, देवभूमि उत्तराखंड में जल प्रलय का तांडव। रुड़की से बड़ी खबर, पिछले 24 घंटे से हो रही है बारिश और बारिश ने बरपाया है कहर। रुड़की के हकीमपुर तुर्रा गांव की सड़कें हुई तालाब में तब्दील। भारी बारिश से घरों में भी घुसा पानी। बड़ी खबर इस वक्त की, बारिश का कहर दिखाई देने लगा है। पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश जारी है। देवभूमि उत्तराखंड में जल प्रलय देखने को मिल रहा है और बारिश ने अपना कहर बरपाया है। रुड़की के हकीमपुरा तुर्रा गांव की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर सड़क का नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा है। पानी काफी भर चुका है और घरों के अंदर तक जा घुसा है। और शहजाद राजपूत हमारे सहयोगी रुड़की से हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। शहजाद, जरा बताएं क्या स्थिति बनी हुई है, कितनी परेशानी इस वक्त आप देख रहे हैं कि ग्रामीणों को, यहाँ बसे स्थानीय निवासियों को हो रही है? जी मैं आपको बता दूं, जैसे कि पिछले 8-10 दिन से लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में तो बारिश हो ही रही थी, लेकिन रुड़की में काफी लंबे समय से बारिश नहीं हो पा रही थी। और जब बारिश यहाँ पर हुई तो बारिश ने इतना विकराल रूप लिया है कि जो आसपास नदियों के आसपास के क्षेत्र है और गांव है, उनमें भी पानी घुस आया है और घरों में भी पानी घुस चुका है। शहजाद, अभी तक जो है कितनी बारिश यहाँ पर दर्ज हो चुकी है, कितना mm बारिश हो चुकी है और इस पानी निकासी का अभी तक कोई इंतजाम क्या किया गया है प्रशासन की ओर से, या वो भी बेबस आप देख रहे हैं कि हो गया है? नहीं, मैं बताना चाहूंगा आपको मैम, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। NDRF की टीमें भी बनाई हुई है और वो भी गांव-गांव जाकर अलर्टमेंट भी कर रही है और लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रही है और पानी निकालने की जो पानी भरने की समस्या है उससे भी निजात दिलाने में काम कर रही है। और जो जनप्रतिनिधि है वो भी लगातार इस कार्य में लगे हुए हैं। हकीमपुर तुर्रा गांव की ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं शहजाद, जरा यहाँ बताएं कि अभी क्या सूरत हाल है, क्या स्थिति बनी है? जी, अभी जब देखा जाए अब तो बारिश रुक चुकी, काफी टाइम हो गया है बारिश रुकी हुई है और सड़कें भी जो तालाब नजर आ रही थी वो धीरे धीरे पानी वहाँ से निकलना शुरू हो गया है। और जो प्रशासन है वही पूरी तरह वहाँ पर अलर्ट है और प्रशासन जिन लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है उनको राहत सामग्री भी पहुँचा रहा है, खाने की जो भी है, जो समस्या है उनका समाधान करने में लगा हुआ है। और जो गांव के जनप्रतिनिधि है, गांव ग्राम प्रधान जैसे कि वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पानी को जल्द से जल्द गांव से निकाला जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया शहजाद इस तमाम जानकारी के लिए। प्रशासन की कोशिश लगातार जारी है, पानी निकासी का काम जो है लगातार हो रहा है, लेकिन सवाल तो यही कि आखिर ये व्यवस्था ठप क्यों हुई। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हर्षिल घाटी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले एकमात्र वैली ब्रिज पर खतरा मंडरा रहा है। पास ही मोटर पुल के लिए हो रही खुदाई के कारण वैली ब्रिज के एबटमेंट में दरारें आ गई हैं। इसे लेकर प्रशासन ने पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। अगर इस पुल पर आवाजाही बाधित हुई तो हर्षिल समेत कई क्षेत्रों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट जाएगा। प्रशासन का कहना है कि लोनिवी को सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा उपाय पूरे होने तक नए पुल का काम रोक दिया गया है। तो हमारे यहाँ स्थानीय लोग जो हमारे नौजवान साथी और ये यहाँ पे देख रहे थे, तो जब मैंने गाड़ी क्रॉस की तो यहाँ पे उतर के जब देखा तो यहाँ पे वास्तविक में जो है ये धंस रहा है पुल और इसकी दीवारें काफी क्रैक हो चुकी है, जो कि मतलब आने वाले जो भी यहाँ पे वाहन आएंगे, भारी वाहन, उनको नुकसान हो सकता है कि कभी भी ये पुल गिर सकता है। ताकि शासन प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी। जी, जब मैं अभी यहाँ हर्षिल में आया, ये जो है हर्षिल का जो है 8 गांव को हर्षिल मुख्यालय से जोड़ने वाला पुल है, जहाँ पे जो है हमारे स्वास्थ्य सेवा, बैंक, पोस्ट ऑफिस और पटवारी चौकी, उद्यान विभाग का और जो हमारा केंद्र है वो यही है हर्षिल में। और यहाँ पर जो है ये पुल जो है बहुत क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके पूरे जो है इस पे जो है पूरा जो है ये आ गई यहाँ पे दरार। और अभी जो है देखा तो ये जो पुल के ये ठेकेदार हैं, इन्होंने शायद ये मुंशी होगा कोई, ये लेबरों को कह करके ये बताया कि यहाँ पे जो है वो एक टेक लगा रहे हैं। एक टेक लगाने से क्या होगा, वो तो नीचे से ही रिसाव हो रहा है, वो कटिंग हो रही है नीचे से जमीन की।
उत्तराखंड में मानसून का इंतजार कर रहे लोगों को अब गर्मी से राहत मिल गई है। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। धर्मनगरी, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के जसपुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है, जिसके बाद उमस भरी गर्मी से लोगों को निजात मिली है। बारिश होने की वजह से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। किसानों ने बताया कि धान की फसल को बारिश से काफी फायदा होगा। वहीं बारिश की वजह से प्रदेश के तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। IIT रुड़की में स्थित कृषि मौसम वेधशाला के अनुसार 18 जुलाई तक जनपद में 80 mm बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ बारिश के बाद जलभराव होने से क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की पोल खुलती भी नजर आई। अल्मोड़ा में पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त बिट्टू कर्नाटक ने जरूरतमंदों के लिए खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया है। किराए पर रह रहे छात्रों को ये सहायता प्रदान की गई है। बता दें कि कांग्रेस नेता बीते कई महीनों से कोरोना काल में लगातार लोगों की सहायता कर रहे हैं। कुमाऊं मंडल में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संजय गौतम भी मौजूद रहे। तो जरूरतमंदों को वितरित की गई राशन सामग्री खासकर उन छात्रों को जो उत्तराखंड में अल्मोड़ा में किराए पर रह रहे हैं। लंबे वक्त से कांग्रेस नेता जो हैं कोरोना काल में लोगों की सहायता में जुटे हुए हैं। कोरोना काल में जहां मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं कुमाऊं के राजकीय चिकित्सालय जूनियर डॉक्टर्स द्वारा मरीज के तीमारदारों से बदसलूकी का मामला सामने आया है, जिसे लेकर सियासत गर्मा गई है। वहीं कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने मामले को धार देने के लिए SDM कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। बदसलूकी करने वाले डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। लिए गए थे कि यहाँ एडमिट कर दें, तो वहाँ डॉक्टर पहले धक्का मुक्की करते हैं और गार्ड को फ़ोन करते हैं कि गेट बंद कर दो। तो हमने सोचा एक नॉर्मल लिया, गेट आगे पता नहीं क्यों बंद होगा, लेकिन गेट इसलिए बंद किया हमें वहाँ तक दौड़ाया जाए, फिर हमें मारा जाए। और मैं उमेश बधानी स्वयं ये कहना चाहता हूँ कि जो गेट पर मुझे मारा है उसकी फुटेज ली जाए और उसी फुटेज के आधार पर सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। मैं फुटेज को ही मानूंगा क्योंकि आरोप जबरदस्ती के लग रहे हैं हमारे ऊपर, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप फुटेज में हमें देख सकते हैं। वर्षों से दुर्व्यवहार की जो बातें हैं वो तो उजागर लोगों ने करी हैं। कई बारी कंप्लेंट करी कि डॉक्टरों का व्यवहार ठीक नहीं रहता है वहाँ। हमने हमेशा कोशिश करी कि हम उनके कारण समझे वो किस दबाव में कार्य कर रहे हैं, कोविड में हो या अन्य हो, और हमने हमेशा डॉक्टरों का सम्मान करा है। लेकिन जिस प्रकार से निर्मम तरीके से आप देखिए किस प्रकार से मारा है दो बच्चों को, उसके दोनों हाथ तोड़ दिए और उसके बाद दूसरे की कैंची लग गई, सर पे 8 टाँके आए। तो ये कौन सी डॉक्टरी सीख रहे हैं, ये क्या कौन सी डॉक्टरी कर पाएंगे। काशीपुर में चेन स्नेचर्स के आतंक के कारण लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं लोग अपने पर्स और मोबाइल को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। शहर में चेन स्नेचर 3 घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जिसको देखते हुए पुलिस ने भी सख्त रुख अपना लिया है। पुलिस ने CCTV के आधार पर चेन स्नेचर्स की जांच शुरू की है, जिसमें पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जांच के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के पास से लूटी हुई चेन, कई मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस ने अधिकारियों को संबंधित मामले में सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। पिछले 15 दिन में जो है काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में 3 चेन स्नेचर की घटना कारित की गई थी, जिसमें कि अधिकारियों के द्वारा भी चिंता व्यक्त की गई थी। तो उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में काम करते हुए कोतवाली पुलिस काशीपुर और जो हमारी SOG काशीपुर की टीम है, उनके द्वारा तक मेहनत और परिश्रम किया गया। तकरीबन 150 से 200 CCTV चेक किए गए और SOG के द्वारा जो है सर्विलांस की भी मदद ली गई। कल जो है हमारे द्वारा 3 अभियुक्तों को जो कि इन घटना में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से जो घटना में तीनों चेन जो इनके द्वारा छीनी गई थी वो भी बरामद इनके पास से कर ली गई हैं और 2 मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की वो भी इनके द्वारा इनके पास से प्राप्त की गई हैं। इनको जो अरेस्ट कर लिया गया है और इनको आज जो है माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेजा। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी